और यहाँ से अगले सीन में हम नानी को देखते हैं जो कि अपनी माँ के पास आती है और उन्हें रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो थोड़े दिन कहीं और चली जाए, यानी कि वो अपने पेरेंट्स के घर चली जाए। उसकी माँ उसे बताती है कि उसके पेरेंट्स यानी कि नानी के ग्रैंड पेरेंट्स तो कब का गुजर चुके हैं, तो कहीं पर भी नहीं जा सकती। मगर नानी अपनी माँ से रिक्वेस्ट करने लगती है और अपनी माँ को बताती है कि सीगुन उसे डेट पर ले जाना चाहता है, क्योंकि सीगुन उसे अच्छी तरीके से जानना चाहता है और अगर उसकी माँ घर पर रहेगी तो उसे 7 घंटे से पहले घर आना होगा, वरना उसकी माँ का सीक्रेट उसके डैड को पता चल जाएगा। इसलिए वो चाहती है कि उसकी माँ कहीं और चली जाए थोड़े दिन के लिए, ताकि वो सीगुन के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाए। नानी की ये सारी बातें सुनकर नानी की माँ मान जाती है और कहती है कि जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो तुम मुझे कॉल करना। नानी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपनी माँ को गले लगाती है। इसी वक्त नानी के माँ के मोबाइल पर एक कॉल आता है जो कि सीगुन का होता है। नानी की माँ ये कॉल नानी को दे देती है। सीगुन यहाँ नानी को मीजू कहकर बुलाता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। और यहाँ अगले सीन में हम रियल वाली नानी को देखते हैं जो कि सीगुन के साथ एक रेस्टोरेंट में थी। ये दोनों यहाँ पर डिनर कर रहे होते हैं और नानी बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि आज पहली बार सीगुन उसे उसके असली रूप में यहाँ पर लेकर आया है अपने साथ। नानी खुश होती है तो सीगुन उसे बताता है कि वो ज्यादा खुश ना हो, वो उसे यहाँ पर डिनर के लिए लेकर नहीं आया है, वो तो बस यहाँ का खाने को टेस्ट करने के लिए आया है, क्योंकि इस फ्राइडे और नानी को यानी कि उसके ड्रीम गर्ल को यहाँ पर लेकर आने वाला है डेट के लिए। क्योंकि ये रियल वाली नानी जो कि उसके लिए मीजू है और उसकी ड्रीम गर्ल नानी को अच्छी तरीके से जानती है, इसलिए वो इस नानी को यहाँ डिनर के लिए लेकर आया है ताकि जब वो नानी के साथ यानी कि उसके ड्रीम गर्ल के साथ डेट पर जाए तो कोई भी गड़बड़ ना हो। नानी ये बात सुनकर थोड़ी सी मायूस हो जाती है और सीगुन यहाँ अपनी ड्रीम गर्ल नानी के बारे में सब कुछ पूछने लगता है कि उसे खाने में क्या पसंद होगा। यहाँ तक कि सीगुन इस रियल वाली नानी को अपने साथ मूवी दिखाने के लिए भी लेकर आता है, जहाँ पर वो अपने डायलॉग्स इसके सामने याद करता है जो कि वो उस दिन कहने वाला है जब वो नानी को यानी कि अपने ड्रीम गर्ल को यहाँ पर लेकर आएगा। एक पल के लिए नानी को ऐसा लगता है कि सीगुन जो कह रहा है उसके लिए है, लेकिन अगले ही पल सीगुन ये क्लियर कर देता है कि ये सब कुछ जो कह रहा है उसके लिए नहीं है, बल्कि वो अपने ड्रीम गर्ल के लिए कह रहा है। सीगुन नानी को ये भी बताता है कि मैं तुम्हें ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाद में जाकर तुम मुझसे ये ना कहो कि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया, और वैसे भी ऐसे 2 ही कारण हो सकते हैं जब मेरे जैसा हैंडसम लड़का तुम्हारे साथ डेट पर आएगा, या तो वो तुम्हें धोखा दे रहा होगा या फिर वो तुम्हारे खुद के डैड होंगे। ये बात सुनकर नानी जो ड्रिंक पी रही थी वो मुंह में से फेंक देती है, जिसकी वजह से ड्रिंक उसके कपड़ों पर भी गिर जाती है। सीगुन टिश्यू पेपर लेकर नानी के मुंह पर लगी हुई ड्रिंक को पोंछने लगता है और उसे कहता है कि लड़कों को सिर्फ खूबसूरत लड़कियां ही पसंद आती हैं। ये बात सुनकर नानी को गुस्सा आता है और उसके हाथ में से टिश्यू पेपर लेकर खुद की ड्रेस साफ करने लगती है। मूवी के बाद जब ये दोनों वॉक कर रहे होते हैं, यहाँ पर नानी सीगुन को उसकी ड्रीम गर्ल वाली नानी के बारे में कुछ बताने लगती है कि उसकी ड्रीम गर्ल वाली नानी को ड्रिंक में सोजू पसंद है और परफ्यूम में उसे रेड रोजेस भी पसंद है। सीगुन यहाँ नानी से एप्पल्स के बारे में पूछता है तो नानी उसे बताती है कि हाँ, ओ वाली नानी को एप्पल्स भी बहुत पसंद है। तो सीगुन उसे बताता है कि वो नानी के बारे में नहीं बल्कि उसके बारे में पूछ रहा था, क्या उसको एप्पल पसंद है। नानी यहाँ पर देखती है कि वो दोनों तो एप्पल्स के स्टॉल पर आए हैं और सीगुन उसके बारे में पूछ रहा है। इससे नानी स्माइल करती है और सीगुन यहाँ नानी को एप्पल के स्टॉल के पास लेकर आता है, जहाँ पर वो लेडी उन्हें बताती है कि वो उन्हें $10 में 8 एप्पल्स देगी। सीगुन यहाँ प्लास्टिक बैग लेकर एप्पल चूज कर रहा होता है, जहाँ पर वो अच्छे वाले एप्पल्स इस प्लास्टिक बैग में डालता है, मगर अचानक से नानी सीगुन के हाथ से वो प्लास्टिक बैग ले लेती है और जो भी एप्पल्स उसने चूज किए थे वो वापस डाल देती है और खुद से चूज करने लगती है, जहाँ पर वो खराब वाले एप्पल्स अपने बैग में डालने लगती है। ये देखकर सीगुन उसे कहता है कि ये एप्पल्स तो खराब है, तो क्यों तुम ये सब एप्पल ले रही हो, तुम्हें तो अच्छे वाले एप्पल्स लेना चाहिए। तो नानी उसे बताती है कि यहाँ पर रखे हुए अच्छे वाले एप्पल्स तो कोई भी ले जाएगा, लेकिन जो ये बुरे वाले हैं जो कि थोड़े से खराब हो चुके हैं, इसे कोई भी नहीं लेकर जाएगा, इसलिए मैं इन्हें ले रही हूँ ताकि वो अकेले ना पड़ जाए। सीगुन को नानी की ये बात पसंद आती है तो यहाँ की शॉपकीपर नानी को बताती है कि तुम्हारी आंखें बहुत तेज है, जो तुमने एप्पल चूज किए हैं दरअसल वो एप्पल्स बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि वो एप्पल्स नेचुरल है, और जो यहाँ अच्छे दिखने वाले एप्पल्स है वो केमिकल से भरे हुए हैं। ये कहकर वो एक खराब वाले एप्पल को कट करती है और इन्हें दिखाती है कि किस तरह ये खराब वाले एप्पल दरअसल अंदर से बहुत ही अच्छे हैं और खाने में मीठे हैं। नानी ये देखकर स्माइल करती है तो शॉपकीपर नानी को बताती है कि तुम ये खराब वाले एप्पल्स ले रही हो ना, तो मैं बदले में तुम्हें 2 एप्पल्स एक्स्ट्रा दूंगी। ये बात सुनकर नानी शॉपकीपर को मना कर देती है और इनसे कहती है कि अगर आप मुझे 2 एक्स्ट्रा एप्पल्स दोगी तो इन एप्पल्स की वैल्यू कम हो जाएगी, मैं $10 में सिर्फ 8 ही एप्पल्स लूंगी। सीगुन को नानी की ये बात बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और यहाँ से ये दोनों जाने लगते हैं, मगर अचानक से नानी रुकती है और सीगुन से कहती है कि दोबारा मुझे कॉल मत करना, मुझे लगता है कि हमें नहीं मिलना चाहिए। नानी की अचानक से ये बात सुनकर सीगुन को थोड़ा हर्ट होता है और ये बात वो नानी को बताता है और उसे ये भी कहता है कि तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे कि हम
हम ब्रेकअप कर रहे हैं। लेकिन नानी इसकी बात नहीं सुनती, बस इतना कहती है कि मुझे लगता है कि हम दोनों को नहीं मिलना चाहिए क्योंकि तुम्हारा और मेरा कोई मेल नहीं है। अब जब तुमने मेरे साथ प्रैक्टिस कर लिया है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम नानी के साथ अच्छी जिंदगी गुजारो। नानी की ये बात सुनकर सीगुन उसे पूछता है कि क्या ये आखिरी बार है कि हम दोनों मिल रहे हैं, तो नानी उसे हाँ कहती है। सीगुन यहाँ आखिरी बार नानी से हैंडशेक करता है। नानी इसके बाद अचानक से वहाँ से भागकर चली जाती है। सीगुन यहाँ रियल वाली नानी को जाते हुए देखता है और अपने आप से कहने लगता है कि ये तो ऐसे एक्ट कर रही है जैसे कि हमारा ब्रेकअप हो रहा है, लेकिन इससे मुझे तकलीफ क्यों हो रही है। सीगुन यहाँ पर कंफ्यूज होता है जब वो यहाँ पर एप्पल को देखता है और उस एप्पल को खाता है और कहने लगता है कि भले ये एप्पल खराब हो लेकिन ये अंदर से बहुत ही अच्छे हैं। और यहाँ दूसरी तरफ हम नानी को देखते हैं जो कि घर आ चुकी थी और कंपटीशन की तैयारी कर रही थी। नानी के टेबल पर यहाँ पर वही एप्पल होता है जो कि सीगुन ने इसे दिया था। इस एप्पल को देखकर नानी कहने लगती है कि भले ही सीगुन को खूबसूरत लड़कियां पसंद है, कोई बात नहीं, मैं सीगुन के सामने कल खूबसूरत नानी बनकर जाऊंगी और वो भी मुझसे प्यार करने लगेगा। नानी को यहाँ पर सीगुन की ओ वाली बात याद आती है जब सीगुन ने उसे कहा था कि वो दोनों नामसन टावर पर पहले भी मिल चुके हैं। नानी को समझ नहीं आता और वो मिरर में अपनी शक्ल देखने लगती है और खुद से कहने लगती है कि आखिर सीगुन मुझे किस लड़की की तरह देखता होगा। ये बात उसे परेशान कर रही थी। यहाँ से सीन कट होता है। अगले सीन में हम सीगुन को देखते हैं जो कि ये रियल वाली नानी के बारे में सोच रहा था। इस रियल वाली नानी ने कल रात सीगुन को बताया है कि उसके ड्रीम गर्ल वाली नानी को ऐसा रिलेशनशिप पसंद है जहाँ पर सब कुछ ऑर्डिनरी हो, यानी सब कुछ आम सा हो। सीगुन यहाँ पर सोचने लगता है कि नानी तो इतनी ज्यादा खूबसूरत है, उसने जिंदगी में बहुत सारे लड़कों को डेट किया होगा, क्या इतने सारे लड़कों के साथ डेट के बाद वो सिर्फ मुझसे ऑर्डिनरी रिलेशनशिप चाहती होगी। ये बात सीगुन को परेशान कर रही थी। और यहाँ दूसरी तरफ हम नानी को देखते हैं जो कि मीजू को उसकी रेड कलर वाली डायरी दे देती है। मीजू यहाँ इस डायरी में से सीगुन का नंबर निकालती है और स्माइल करने लगती है। मीजू यहाँ नानी से पूछती है कि 7 महीने बाद मैं किसी को कांटेक्ट करने वाली हूँ, क्या मुझे कॉल करना चाहिए या मैसेज करना चाहिए। मीजू की एक्साइटमेंट देखकर नानी यहाँ मीजू से पूछती है कि क्या ये लड़का है, तो मीजू से बताती है कि हाँ ये लड़का है, ये एक ही चीज है जिसके लिए मैं वापस कोरिया आई हूँ। मीजू की ये बात सुनकर नानी मीजू को सजेस्ट करती है कि उसे इस लड़के को कॉल करना चाहिए। मीजू यहाँ नानी की बात मान जाती है और सीगुन को कॉल करने लगती है। नानी यहाँ मीजू से पूछती भी है कि वो लड़का कौन है, मगर मीजू इसका कोई भी जवाब नहीं देती, बस सीगुन को कॉल करने लगती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम सीगुन को देखते हैं जो कि इसी तरफ आ रहा होता है जिसे मीजू का कॉल भी आता है, लेकिन ये अननोन नंबर देखकर कॉल कट कर देता है। अचानक से यहाँ पर सीगुन की नजर मीजू पर पड़ती है और साथ ही साथ नानी पर पड़ती है जिसने उस अंगूठी को पहन रखा था और जो कि मीजू की तरह दिख रही थी, लेकिन सीगुन के लिए वो तो नानी है। और यहाँ पर सीगुन इन दो नानी को देखकर परेशान हो जाता है और ये भी सोचने लगता है कि उसे हुआ क्या है, उसे दो नानी कैसे दिख सकते हैं। वो अपनी आंखें साफ करने लगता है और फिर से दोबारा देखता है तो यहाँ पर सिर्फ एक ही नानी ही होती है जो कि ये अगली वाली नानी है जिसने अंगूठी पहन रखी है। सीगुन यहाँ उसके पास आता है और उसे बताने ही वाला होता है कि उसने दो नानी को देखा था, लेकिन फिर रुक जाता है और सोचने लगता है कि वो क्या सोचेगी उसके बारे में। बस इतना कहता है कि मुझे इस दुनिया में सभी लोग तुम्हारी तरह दिख रहे हैं। ये बात सुनकर नानी स्माइल करती है। यहाँ से ये दोनों डेट पर आते हैं जहाँ पर सीगुन नानी को उसी रेस्टोरेंट में लेकर आता है जो कि उसने कल रात रियल वाली नानी को लेकर आया था। यहाँ पर ये दोनों लंच कर रहे होते हैं। इसी वक्त सीगुन को फिर से मीजू का कॉल आता है। सीगुन यहाँ नानी को बताता है कि उसे इस अननोन नंबर से बहुत बार कॉल आ चुका है, पता नहीं है कि कौन है। नानी यहाँ सीगुन को सजेस्ट करती है कि उसे कॉल उठाना चाहिए, मगर सीगुन मना कर देता है और अपना फोन साइड में रख देता है और नानी के साथ लंच एंजॉय करने लगता है। यहाँ से ये नानी को लेकर मेकअप शॉप में आता है जहाँ पर नानी मेकअप लगाती है, लेकिन बहुत ही बुरी लग रही थी, लेकिन फिर भी सीगुन की नजर में नानी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। यहाँ से ये दोनों साइकिल राइड करने के लिए जाते हैं जहाँ पर ये अच्छे मौसम के मजे ले रहे होते हैं और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं। सीगुन को यहाँ पर रियलाइज होता है कि वो नानी के फेस के साथ साथ उसकी पर्सनालिटी को भी पसंद करने लगता है, क्योंकि नानी बाकी लड़कियों की तरह नहीं है। वो सिर्फ दिखावा भी नहीं करती और सिर्फ मेकअप करके बैठती भी नहीं है, बल्कि वो तो अपनी लाइफ फुल्ली एंजॉय करती है। यहाँ पर सीगुन नानी को देख ही रहा होता है कि अचानक से उसका बैलेंस झुक जाता है और वो नीचे गिर जाता है। नानी ये देख लेती है और जल्दी से सीगुन के पास आती है। सीगुन यहाँ नानी के सामने स्ट्रांग होने की एक्टिंग करता है, मगर उसे भी पता है कि उसे दर्द हो रहा है। नानी यहाँ सीगुन की साइकिल उठाकर वहाँ से चलने लगती है। सीगुन ये देखकर शॉक हो जाता है कि इसकी जैसी खूबसूरत लड़की ये भी काम करती है। यहाँ से नानी बेंच पर बैठी हुई होती है जहाँ पर वो सीगुन का वेट कर रही होती है। नानी के सामने यहाँ पर कुछ लड़कियाँ होती है जो कि बहुत ज्यादा मेकअप कर रही थी और हैंडसम लड़के का वेट कर रही थी। अचानक से ये तीनों लड़कियाँ सीगुन को आता हुआ देखती है। सीगुन यहाँ नानी की तरफ इशारा करता है, मगर इन तीनों लड़कियों को लगता है कि सीगुन इन्हें देख रहा है, तो सीगुन को दिखाने के लिए उसके सामने स्माइल करने लगती है, मगर सीगुन उन्हें पास
पास करके नानी के पास चला जाता है। इन्होंने अभी तक नानी को नहीं देखा था और सोचने लगती है कि वो कितनी ज्यादा खूबसूरत लड़की होगी जिसने सीगुन जैसे हैंडसम लड़के का दिल चुराया है। यहाँ पर नानी ने इन तीनों को पहले से ही देख लिया था और इन तीनों को चिढ़ाने के लिए वो कहने लगती है कि तुम्हें जिंदगी में खूबसूरत होना चाहिए, तभी तुम्हें जिंदगी में सब कुछ मिलेगा। ये तीनों ये बात सुनकर क्यूरियस हो जाती है और नानी को देखने के लिए पीछे मुड़ती है, मगर नानी को बदसूरत देखकर ये तीनों भी शॉक हो जाती है कि किस तरह इस बदसूरत लड़की को सीगुन पसंद कर सकता है। नानी यहाँ इनकी तरफ एक स्माइल करके उन्हें दिखाती है कि सीगुन उसका है। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम सीगुन और नानी को देखते हैं, जहाँ पर सीगुन नानी को घर ड्रॉप करने के लिए जा रहा होता है उसके साथ। सीगुन यहाँ नानी से कहता है कि ना जाने तुम कितने लड़कों के साथ यहाँ पर आई होगी। सीगुन की ये बात सुनकर नानी को फ्लैशबैक आने लगते हैं, जहाँ पर वो अकेले ही इस रास्ते से हमेशा गुजरती थी। नानी यहाँ सीगुन की तरफ देखती है और उसे बताती है कि ये पहली बार है कि कोई लड़का मुझे यहाँ घर पर छोड़ने के लिए आया है। सीगुन यहाँ नानी की बातों पर बिलीव नहीं करता। सीगुन यहाँ नानी से मीजू के बारे में, यानी कि वो पुरानी वाली नानी के बारे में पूछने लगता है। वो बदसूरत वाली नानी के बारे में पूछने लगता है कि क्या उसका घर यहाँ आसपास है। तो नानी उसे बताती है कि हाँ, उसका घर यहीं पर आसपास ही है और पूछती है कि तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। तो सीगुन उसे बताता है कि मैं सिर्फ ऐसे ही पूछ रहा हूँ। इससे पहले कि नानी कुछ और पूछ पाती, सीगुन यहाँ पर देखता है कि नानी के पैरों के नीचे कांच आने वाली थी, इसलिए वो नानी का हाथ पकड़ लेता है, जिससे वो दोनों करीब आते हैं। सीगुन और नानी एक दूसरे को ही देखने लगते हैं और एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं, मगर अचानक से नानी पीछे हट जाती है और देखती है कि उसके रास्ते में तो कांच पड़ा हुआ है। ये ग्लास का टुकड़ा देखकर ये कहने लगती है कि दोबारा मैं इस रास्ते से नहीं गुजरूंगी। तो सीगुन उसे बताता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आज से मैं तुम्हें घर पर छोड़ने के लिए हमेशा आऊंगा। नानी ये बात सुनकर स्माइल करती है और सीगुन नानी को उसके घर पर छोड़ने के लिए उसके घर के पास आता है, जहाँ पर वो अपने बैग में से कुछ निकालता है और उसे कहता है कि किसी ने मुझसे कहा था कि तुम्हें रोजेस की स्मेल बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें रोज वाला परफ्यूम लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। ये कहकर वो परफ्यूम नानी को देता है। नानी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। सीगुन यहाँ से वापस जाने वाला होता है। नानी से कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे देखो यहाँ से जाते हुए, क्योंकि तुम्हारी जैसी खूबसूरत लगी अगर मुझे देखेगी तो मेरा दिन और रात दोनों भी अच्छे हो जाएंगे। नानी यहाँ स्माइल करती है और सीगुन यहाँ से चला जाता है। नानी यहाँ अपनी अंगूठी की तरफ देखती है और कहने लगती है कि क्या ऐसे ही फील होता है जब कोई लड़का तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दे। नानी यहाँ बहुत ज्यादा खुश होती है सीगुन को पाकर। यहाँ से सीन कट होता है। अगले सीन में हम नानी को देखते हैं, जो कि सुबह बाहर आकर देखती है कि उसके डैड तो बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं। यहाँ पर हम एक चीज नोटिस कर पाते हैं कि नानी की माँ ने वो अंगूठी नहीं पहन रखी थी नानी के डैड के सामने। अब ऐसा क्यों है, यहाँ पर ये बात हमें बताई तो नहीं जाती, लेकिन आगे वीडियो में मैं ये जरूर एक्सप्लेन करूंगी। नानी की माँ यहाँ पर नानी को आता हुआ देखकर जल्दी से वो रिंग लेकर पहन लेती है। नानी यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसके डैड बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं और उसके डैड से कहती है कि वो जल्दी घर ना आए, बल्कि वो बहुत ज्यादा घूम कर आए, ताकि उसे और ज्यादा टाइम मिले सीगुन के साथ स्पेंड करने के लिए। मगर नानी के फादर यहाँ बहुत ज्यादा उदास होते हैं, क्योंकि वो अपनी बीवी को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। मगर दूसरी तरफ यहाँ नानी बहुत ज्यादा खुश होती है इस बात से। अगले दिन में हम नानी को देखते हैं, जो कि यहाँ पर कन्वीनियंस स्टोर में होती है और अपनी रिंग को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। अचानक से यहाँ पर ते आता है और नानी से पूछता है कि क्या तुम इस संडे फ्री हो, क्योंकि मैं तुम्हें कहीं पर ले जाना चाहता हूँ। नानी यहाँ ते से पूछती है कि क्या सिर्फ हम दोनों जाने वाले हैं। तो ते उसे बताता है कि ये जॉब के लिए है और इसमें हमें बहुत अच्छी पेमेंट भी मिलने वाली है। ये बात सुनकर नानी झट से मान जाती है। ते यहाँ नानी के हाथ में उस रिंग को नोटिस करता है और नानी से पूछता है कि तुम्हारे इस बदसूरत हाथ में ये बदसूरत सी रिंग क्या कर रही है। तो नानी उसे बताती है कि ये रिंग उसे उसकी ग्रैंड माँ से मिली है, जो कि उसके लिए बहुत ही स्पेशल है। ते को नानी की बात कुछ समझ नहीं आती, लेकिन वो इस बात को इग्नोर करते हुए नानी से पूछता है कि कल मैंने तुम्हें सीगुन के साथ देखा था, मुझे समझ नहीं आता कि सीगुन तुम्हारे में इतना इंटरेस्टेड क्यों है। नानी को ये बात सुनकर थोड़ा ऑफेंडेड फील होता है और वो ते से पूछती है कि सीगुन मुझ में इंटरेस्टेड क्यों नहीं हो सकता। तो ते उसे बताता है कि क्योंकि सीगुन अच्छा लड़का नहीं है, वो हमेशा लड़कियों को जज करता है उनके लुक्स के लिए और हमेशा हर खूबसूरत लड़की से ब्रेकअप करता है। यहाँ पर हम क्लियरली देख पाते हैं कि ते को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी कि नानी सीगुन के साथ है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख पाते हैं कि वो भी नानी को पसंद करता है, लेकिन अब तक उसे भी ये बात रियलाइज नहीं हुई थी। नानी को ये बात बुरी लगती है और वो ते से पूछती है कि तुम दूसरे लफ्जों में मुझसे ये कह रहे हो ना कि मैं बदसूरत हूँ। ते इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। तो नानी उसे कहती है कि इन 15 सालों में ऐसा कोई भी लड़का नहीं है जो कि मुझ में इंटरेस्टेड था, लेकिन अब जब सीगुन जैसा हैंडसम लड़का मुझ में इंटरेस्टेड है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे गुड लक विश करना चाहिए, ना कि मुझे क्रिटिसाइज करना चाहिए मेरे लुक्स के लिए। वैसे भी क्या फर्क पड़ता है कि मैं बदसूरत हूँ या खूबसूरत, सीगुन मुझसे प्यार करता है, यही बड़ी बात है। ते यहाँ अजीब सा मुंह बनाता है। इसी वक्त नानी को सीगुन का कॉल आता है, जो कि वो स्माइल के साथ उठाती है। सीगुन उसे अभी मिलने के लिए बुलाता है। नानी मान जाती है और ते को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। ते को इस बात का बुरा लगता है। दूसरी तरफ हम नानी को देखते हैं, जो कि सीगुन के साथ होती है। सीगुन यहाँ नानी का मेजरमेंट ले रहा होता
है उसकी ड्रेस बनाने के लिए। नानी यहाँ सीगुन से कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे मॉडल नहीं बनूंगी, फिर भी तुम मेरे लिए ड्रेस बना रहे हो। तो सीगुन उसे कहता है कि मैं एक बार ड्रेस बनाता हूँ, तब तुम डिसाइड करना कि तुम्हें मेरी मॉडल बनना है या नहीं। ये कहकर नानी के मेजरमेंट लेने लगता है, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है। नानी की हाइट रियल में बहुत छोटी है, लेकिन जब सीगुन नानी को उस रिंग के साथ देखता है तो उसकी हाइट भी लंबी हो जाती है उसकी ड्रीम गर्ल की तरह। और जब आप वो मेजरमेंट ले रहा होता है तो हाइट में डिफरेंस देखकर वो शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। नानी भी घबरा जाती है और वो बात को संभालने के लिए बस इतना कहती है कि शायद मेरी हाइट पहले से ही छोटी है, लेकिन मेरा खूबसूरत चेहरा देखकर लोगों को लगता होगा कि मेरी हाइट लंबी है। ये अजीब से लॉजिक पर सीगुन भी बिलीव कर लेता है, लेकिन सिर्फ हाइट की बात नहीं थी, नानी की कमर भी उसकी ड्रीम गर्ल की कमर से बहुत ज्यादा बड़ी थी। सीगुन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो मेजरमेंट ले लेता है और एक मोमेंट ऐसा आता है जब ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और अचानक से सीगुन नानी को किस कर देता है। नानी यहाँ अभी भी शॉक में थी और जब वो बाहर आती है तो उसका दिल जोरों से धड़क रहा होता है वो मोमेंट को याद करते हुए। नानी यहाँ पर नर्वस भी थी, लेकिन वो इस बात से खुश भी थी कि वो सीगुन करीब आ रहे हैं। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम नानी को देखते हैं जो कि स्कूल जाने के लिए तैयार होती है और सिग्नल पर वेट कर रही होती है। यहाँ पर उसके दिमाग में बस वही मोमेंट चल रहा होता है जब सीगुन ने उसे किस किया था, लेकिन फिर भी वो अपने दिमाग को कंट्रोल करते हुए इस मोमेंट को ना याद करने के बारे में सोच रही होती है। लेकिन अचानक से यहाँ पर सीगुन आता है। सीगुन को यहाँ पर देखकर ये और भी ज्यादा नर्वस फील करने लगती है। सीगुन भी यहाँ पर समझ जाता है कि नानी नर्वस फील कर रही है, तो वो अपना मोबाइल निकालता है और नानी को मैसेज करके उससे पूछता है कि कल रात तो ठीक से सोई थी। नानी ये देखकर स्माइल करती है और उसे जवाब देती है कि हाँ वो ठीक से सोई थी, लेकिन सीगुन से बताता है कि कल रात वो सो नहीं पाया था क्योंकि वो सिर्फ उसके बारे में सोच रहा था। ये सुनकर नानी सीगुन की तरफ देखती है। सीगुन और नानी एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। इसी वक्त सीगुन के मोबाइल पर एक मैसेज आता है जो कि मीजू की तरफ से था। सीगुन उसका कॉल नहीं उठा रहा था, इसलिए मीजू से मैसेज करके उसे बताती है कि वो वही लड़की है जिससे वो नामसन टावर पर मिला था और उसे ये भी कहती है कि उसने उसको कॉल करने की बहुत कोशिश की लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया, इसलिए वो मैसेज कर रही है। सीगुन ये मैसेज नानी के सामने पढ़ता है और नानी समझ जाती है कि वो वही लड़की है जिससे सीगुन मिला था नामसन टावर पर। यह बात देखकर वो घबरा जाती है कि वो लड़की से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। सीगुन यहाँ नानी की तरफ देखता है, उसे कहता है कि तुम जब यहाँ पर हो तो मुझे मैसेज कौन कर रहा है। तो नानी घबराते हुए सीगुन से कहती है कि शायद कोई तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहा होगा, लेकिन सीगुन को अभी भी समझ नहीं आता है कि किसी को कैसे पता चल सकता है कि वो उस लड़की से नामसन टावर पर मिला था। इसलिए वो ये सब क्लियर करने के लिए उस लड़की को कॉल करने जाता है, लेकिन अचानक से नानी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे किस कर देती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी कि सीगुन को पता चल जाएगा उसके सीक्रेट के बारे में, इसलिए वो सीगुन को किस कर देती है सीगुन को रोकने के लिए। सीगुन यहाँ पर स्माइल करता है, नानी से कहता है कि मुझे लगा था कि आज रात मैं ठीक से सो पाऊंगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि आज रात भी मुझे नींद नहीं आएगी। नानी यहाँ बहुत ज्यादा नर्वस होती है। अचानक से उसे मीजू का कॉल आता है। मीजू से मिलने के लिए बुलाती है और नानी मान जाती है। नानी अभी भी नर्वस होती है और नानी को नर्वस देखकर सीगुन स्माइल करता है। अगले सीन में हम नानी को देखते हैं जो कि मीजू से मिलने के लिए जा रही होती है, लेकिन रास्ते में सोच रही होती है कि आखिर वो लड़की कौन होगी जो कि सीगुन को बार बार कॉल कर रही है, और वो वही लड़की है जो कि सीगुन से नामसन टावर पर मिली थी। नानी यहाँ इस बात से परेशान होती है और दूसरी तरफ हम मीजू को देखते हैं जो कि क्लब में होती है और बहुत सारे लड़कों के साथ डांस कर रही होती है। मीजू ने यहाँ पर बहुत ज्यादा पी रखी थी। नानी यहाँ पर आती है और मीजू को संभालते हुए उसे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और इतनी तुमने क्यों पी रखी है। मीजू यहाँ अपने मोबाइल पर चेक करती है, लेकिन अभी तक सीगुन ने उसे वापस कॉल नहीं किया था। ये बात उसे फ्रस्ट्रेटेड कर रही थी। अचानक से यहाँ पर 3 लड़के आते हैं। इन तीनों लड़कों को देखकर नानी कंफ्यूज हो जाती है, तो मीजू से बताती है कि ये तीनों लड़के उससे मिलने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मीजू यहाँ नानी को इन तीनों लड़कों से इंट्रोड्यूस करवाती है। ये तीनों लड़के नानी का बदसूरत चेहरा देखकर मुंह बनाने लगते हैं। नानी यहाँ मीजू से कहती है कि मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर अकेली हो, मुझे नहीं पता था कि तुम इन लड़कों से यहाँ पर मिलने वाली हो। ये लड़के नानी का बदसूरत सा चेहरा देखकर मीजू से कहने लगते हैं कि तुमने तो कहा था कि ये तुम्हारे डिपार्टमेंट में बेस्ट लड़की है। तो मीजू इन तीनों लड़कों को बताती है कि हाँ, नानी उसके डिपार्टमेंट में बेस्ट है क्योंकि उसने लास्ट ईयर स्कॉलरशिप जीती थी। इन लोगों को लगा था कि नानी खूबसूरत होगी, लेकिन जब वे नानी का बदसूरत चेहरा देख लेते हैं ये पछताने लगते हैं यहाँ पर आने के लिए, और उनके नजरों में मीजू बहुत ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है। यही तो मीजू का प्लान था, लेकिन नानी भी समझ जाती है। मीजू वो लड़की थी जो कि नानी को जानबूझकर यहाँ पर बुलाई थी ताकि वो खूबसूरत लगे इन लड़कों के सामने नानी के कंपैरिजन में। नानी जब ये बात समझ जाती है तो वहाँ से जाने की कोशिश करती है, मगर मीजू उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे रोकती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे टी बैग सोजू को बहुत मिस किया पैलेस में, क्या तुम हमारे लिए टी बैग सोजू नहीं बनाओगी यहाँ पर। ये कहकर वो सोजू की बॉटल नानी की तरफ देती है। यहाँ पर ये 3 लड़के नानी को देखकर हंसने लगते हैं। नानी को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो मीजू से कहती है कि मुझे लगा कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आई हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुमने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया ताकि मैंने तुम्हारे लिए और तुम्हारे फ्रेंड्स के लिए टी बैग सोजू बनाऊं। तो मीजू से कहती है कि क्या तुम मेरे इतना भी नहीं कर सकती। तो नानी से बताती है कि
मैं वेटर नहीं हूँ, अगर तुम्हें टी पैक सोजू बनाना है तो तुम खुद ही बना लो। मगर मीजू यहाँ नानी के साथ बदतमीजी करने लगती है और उसे नीचा भी दिखाने लगती है और उसे बुरा बुला भी कहने लगती है, क्योंकि नानी उसके नजर में बेस्ट थी और उसकी माँ हमेशा नानी को लेकर उसे टोंट मारती थी और वो अपनी भड़ास निकालने के लिए नानी की बहुत ज्यादा बेइज्जती भी करती है। नानी को यह बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है और उसे कहने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे यहाँ पर मेरी बेइज्जती करने के लिए बुलाई होगी। अगर तुम्हें अपनी फ्रेंड नानी से बात करनी है तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो, वरना मुझे कॉल मत करना। ये कहकर वो टी पैक सोजू वहीं पर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। नानी यहाँ पर बहुत ज्यादा उदास होती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके बारे में ऐसा सब कुछ सोच रही है। अचानक से यहाँ पर बारिश भी शुरू हो जाती है और यहाँ दूसरी तरफ हम सीगुन को देखते हैं जो कि अपने क्लास में होता है और उसने नानी के लिए वो ड्रेस बना ली थी और वो सोच रहा था कि काश ये ड्रेस नानी को पसंद आ जाए। इसी वक्त वहाँ पर पिज्जा डिलीवरी बॉय आता है जिसने रेनकोट पहन रखा था। इसको देखकर सीगुन को एहसास होता है कि बाहर बारिश हो रही है, तो नानी को फोन करके उसे पूछता है कि वो कहाँ पर है, तो पता चलता है कि नानी तो बारिश में भीग रही है। तो जल्दी से वहाँ पर जाने के लिए तैयार होता है, मगर फिर देखता है कि उसके पास तो अम्ब्रेला नहीं है, तो पिज्जा का बॉक्स लेकर वहाँ पर चला जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम नानी को देखते हैं जो कि बारिश में भीग रही होती है। इसी वक्त वहाँ पर सीगुन आता है और पिज्जा का बॉक्स लेकर और इन दोनों के ऊपर रख देता है ताकि वो बारिश से बच पाए। सीगुन को यहाँ पर देखकर नानी को सीगुन की वो बात याद आती है जब सीगुन ने उसे कहा था कि वो हमेशा उसे घर छोड़ेगा, चाहे बारिश हो या तूफान हो। ये सोचकर नानी स्माइल करती है और सीगुन से कहती है कि थोड़ी देर पहले वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी, लेकिन अब जब उसे पिज्जा की स्मेल आ रही है तो अच्छा लग रहा है। ये सुनकर सीगुन भी स्माइल करता है। सीगुन नानी से पूछता है कि जब दो लोग किस करते हैं इसका मतलब ये है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं ना। सीगुन की ये बात सुनकर नानी ब्लश करने लगती है और इससे पता चलता है कि नानी ने भी उसके लिए हाँ कर दी है। बारिश कम हो जाती है और सीगुन और नानी के घर के पास आते हैं। सीगुन यहाँ नानी से कहता है कि आज हमारी डेटिंग का पहला दिन है, तो मैं इसे यादगार बनाने के लिए इसकी तस्वीर लेना चाहता हूँ। ये कहकर अपना मोबाइल निकालता है फोटो निकालने के लिए, लेकिन यहाँ नानी घबरा जाती है क्योंकि उसे पता नहीं है कि फोटो में चेहरा कैसे आएगा। सीगुन जब फोटो खींचने की कोशिश करता है तो नानी उसे रोकती है और कहती है कि उसे अपनी माँ को एक मैसेज करना है क्योंकि उसे अपनी माँ की फिक्र हो रही है। ये कहकर अपना मोबाइल निकालती है और अपनी माँ को मैसेज करने लगती है, जहाँ पर अपनी माँ से पूछती है कि फोटो में क्या होगा, क्या सीगुन उसका रियल चेहरा देख पाएगा। इससे पहले कि उसकी माँ जवाब दे पाती है, अचानक से सीगुन यहाँ नानी को किस करता है और उनकी फोटो खींच लेता है। नानी यहाँ बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और ये फोटो देखकर सीगुन शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि ये क्या है फोटो में। सीगुन की ये बात सुनकर नानी और ज्यादा घबरा जाती है और उसे पूछने लगती है कि तुमने फोटो में क्या देखा है। तो सीगुन नानी को फोटो दिखाते हुए उसे कहता है कि तुम फोटो में भी बहुत अच्छी लग रही हो। इसी वक्त नानी को नानी की माँ का मैसेज आता है जो कि कहती है कि अगर तुमने वो अंगूठी पहन रखी होगी और इसी वक्त सीगुन ने तुम्हारी तस्वीर खींची होगी तो उस तस्वीर में भी सीगुन को अपनी ड्रीम गर्ल दिखेगी। ये बात जानकर नानी की जान में जान आती है और वो फोटो ठीक से देखने लगती है। सीगुन ये फोटो इंस्टाग्राम में अपलोड कर देता है और लिखता है कि उसकी डेटिंग का पहला दिन है। ये बात सभी को पता चल जाती है कि सीगुन और नानी डेट कर रहे हैं और ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि सीगुन जैसा हैंडसम लड़का नानी जैसी बदसूरत लड़की को कैसे डेट कर सकता है। इतना ही नहीं, सीगुन ऐसा लड़का है कि जो हर लड़की को रिजेक्ट करता है उनके लुक्स के लिए, और वो नानी जैसी लड़की को डेट कर रहा है। ये बात सभी को हैरान कर देती है। यहाँ तक कि नानी के क्लासमेट्स भी इस बात से हैरान थे। नानी की फ्रेंड यानी कि तय को भी पता चल जाता है कि सीगुन और नानी डेट कर रहे हैं। नानी अपनी क्लास में आती है जब सभी लोग उसी को ही देखे जा रहे थे। नानी को अभी तक खबर नहीं थी कि सीगुन ने उसके इंस्टाग्राम में उनकी फोटो अपलोड कर दी है। यहाँ पर सभी लोग मिलकर नानी को कांग्रेस करते हैं क्योंकि नानी ने उनके लिए एक नई उम्मीद जगाई थी। अब कोई नहीं कहेगा कि बदसूरत लड़कियों को लड़के पसंद नहीं करते। यही बात सभी को अच्छी लग रही थी। नानी को कुछ समझ नहीं आता तो उसकी फ्रेंड उसे दिखाती है कि सीगुन ने उसके इंस्टाग्राम में उनकी फोटो अपलोड कर दी है। ये देखकर नानी भी स्माइल करने लगती है और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है ये बात जानकर। सीगुन और नानी यहाँ से स्कूल में आते हैं जहाँ पर वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्कूल के ग्राउंड में चक्कर लगा रहे होते हैं। सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि सीगुन नानी के साथ आ रहा है। इनमें से कई लोग जेलस भी होते हैं और कई लोग खुश भी होते हैं इन दोनों के लिए। नानी यहाँ बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसे सीगुन का प्यार मिल गया है। नानी यहाँ सीगुन को एक और बार वॉक के लिए बुलाती है तो सीगुन इसके लिए मना कर देता है क्योंकि ये तीसरी बार है जो कि वो लोग यहाँ पर वॉक कर रहे हैं, और कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही वॉक करना है तो मैं तुम्हें कहीं और लेकर चलता हूँ। ये कहकर वो एक शॉप में लेकर आता है जहाँ पर वही ड्रेस रखी हुई थी जो कि हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था। ये ड्रेस सीगुन को बहुत ही पसंद आई थी। सीगुन यहाँ नानी को ये ड्रेस दिखाने के लिए लाता है और उसे पूछता है कि क्या ये ड्रेस उस पर अच्छी लगेगी जो कि अपने 50s में है। काफी समय हो गया कि मैंने उनको देखा नहीं है और मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये ड्रेस उन पर सूट करेगी या नहीं। नानी यहाँ सीगुन से पूछती है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, मगर सीगुन इसका कोई जवाब नहीं देता। नानी यहाँ सीगुन से बार बार पूछने लगती है और क्यूट फेसेस बनाती है ताकि सीगुन बताए, तो सीगुन उसे बताता
बताता है कि वो उसकी माँ के बारे में पूछ रहा था। नानी सीगुन से पूछती है कि क्या तुम्हारी माँ अमेरिका में रहती है, तो सीगुन हाँ कहता है। सीगुन यहाँ नानी को बताता है कि वो अपनी माँ से 7 साल से नहीं मिला, जब से उसकी माँ की दूसरी शादी हुई है और उसकी माँ अमेरिका जाकर सेटल हुई है, तब से वो नहीं मिला। सीगुन इस वक्त 15 साल का बच्चा था। सीगुन यहाँ नानी को ये भी बताता है कि उसकी माँ उसके कंपटीशन वाले दिन वापस आने वाली है और उसे मिलने वाली है। वो चाहता है कि उसकी माँ इसको ये कंपटीशन जीतता हुआ देखे, मगर अब उसे पता नहीं है कि जब वो अपनी माँ को देखेगा तो कैसे रिएक्ट करेगा। उसे पता नहीं है कि उसकी माँ से कैसे बात करना है, क्योंकि इन 7 साल में उसने उसकी माँ को नहीं देखा। नानी यहाँ सीगुन से कहती है कि क्यों ना तुम यहाँ पर प्रैक्टिस करो, अब मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ बनूंगी। ये कहकर वो सीगुन की माँ की एक्टिंग करने की कोशिश करती है, जो कि बहुत ही बकवास थी, और सीगुन में से यही कहता है। नानी यहाँ सीगुन से पूछती है कि तुम अपनी माँ से कैसे बात करते हो, क्या तुम फॉर्मली बात करते हो या कैजुअली बात करते हो। यहाँ पर हमें सीगुन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सीगुन अपनी माँ के साथ बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन अब सीगुन को पता ही नहीं है कि वो अपनी माँ से कैसे बात किया करता था। और ये बात वो नानी से भी कहता है, तो नानी से कहती है कि अब तो प्रैक्टिस करना जरूरी है। ये कहकर वो सीगुन को हिम्मत देती है कि उसके साथ प्रैक्टिस करे, और कहती है कि ऐसा सोचो कि एयरपोर्ट की गेट्स खुल चुके हैं और तुम्हारी माँ वहाँ से आ रही है और तुम्हारी तरफ अपनी बाहें फैलाकर वेट कर रही है कि तुम उन्हें गले लगाओ। यहाँ पर सीगुन नानी में अपनी माँ को फील करता है और नानी को गले लगाता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि सीगुन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने भी लगता है, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत टाइम के बाद मिल रहा है। नानी यहाँ सीगुन के सामने सीगुन की माँ बनकर ही उसकी तारीफ करती है कि वो कितना बड़ा हो चुका है और कितना हैंडसम बन चुका है। सीगुन यहाँ नानी की बातें सुनकर नानी से कहने लगता है कि मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि मैं तुम्हारे सामने रो रहा हूँ। तो नानी उसे कहती है कि कोई बात नहीं, आज के बाद तुम किसी और के सामने नहीं रोगे, तुम सिर्फ मेरे सामने ही रोगे। अगर जब भी तुम्हारा मन हो कि तुम अपने दिल की बात किसी को बताना चाहते हो तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें जज नहीं करूंगी। नानी की ये सारी बातें सुनकर सीगुन को बहुत ही अच्छा लगता है। और अगले सीन में हम मीजू और ते को देखते हैं, जो कि साथ में होते हैं। ते यहाँ मीजू से कहता है कि तुम्हें नानी से माफी मांगनी होगी, क्योंकि तुमने नानी की बेइज्जती की है, मगर मीजू इसके लिए तैयार नहीं थी और इसके लिए मना कर देती है। ते यहाँ मीजू से पूछता है कि तुम नानी को बता क्यों नहीं देती कि तुम पेरिस से क्यों वापस आ गई हो। तो मीजू से कहती है कि मैं ये नानी को कभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि नानी मेरा मजाक उड़ाएगी। मैं चाहती थी कि मैं पेरिस से पढ़कर वहाँ से ग्रेजुएट करूँ और एक एग्जीबिशन होल्ड करूँ, ताकि मैं दिखा पाऊँ कि मैं भी नानी से बेहतर हूँ। लेकिन मैं फेल हो गई और यहाँ पर वापस आ गई और सभी लोग अब मेरा मजाक उड़ाएंगे अगर किसी को पता चल गया ये बात। तो यहाँ मीजू को समझाने की कोशिश करता है कि वो जो नानी के बारे में सोच रही है, नानी वैसी लड़की नहीं है, बल्कि नानी तो खुद को ही बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। कि ये सारी बातें सुनकर मीजू यहाँ ते से कहती है कि तुम भी नानी का साइड ले रहे हो, जैसे कि मेरी माँ लेती है। तो ते उससे कहता है कि तुम कहती हो कि मैं नानी का साइड लेता हूँ और नानी कहती है कि मैं तुम्हारा साइड लेता हूँ। तुम दोनों डिसाइड करो कि आखिर तुम दोनों मुझसे कहना क्या चाहते हो। मीजू यहाँ स्माइल करते हुए ते की तरफ देखती है और उससे पूछती है कि क्या तुम मेरा साइड लेते हो उसके सामने। तो ते हाँ कहता है कि नानी मुझे हमेशा से टोन मारती है कि मैं हमेशा तुम्हारा साइड लेता हूँ। ते यहाँ मीजू से रिक्वेस्ट करता है कि वो नानी से माफी मांगे। मीजू यहाँ ते का स्लीव पकड़ लेती है और उसे कहने लगती है कि तुम मेरी तरफ से माफी मांगो। तो ते उसे कहता है कि तुम तो 7 साल वाली मीजू की तरह एक्ट कर रही हो, जिसे पसंद था मेरा स्लीव पकड़ना, और कहता है कि इस बार ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इस बार तुम्हें ही नानी से माफी मांगनी होगी। मीजू यहाँ ते की बात मान जाती है और यहाँ मीजू अचानक से वहाँ पर सीगुन को देखती है। सीगुन को देखकर ये शॉक हो जाती है, सोचने लगती है कि क्या सीगुन हमारे स्कूल में पढ़ता है। यहाँ पर मीजू सीगुन का नंबर भी निकालती है और दिल ही दिल में कहने लगती है कि मछली फंस गई है, अब बस उसे बाहर निकालने का बाकी है। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम सीगुन को देखते हैं, जो कि अपने क्लास में होता है और यहाँ पर सभी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं। यहाँ पर उसका फ्रेंड सभी को बताता है कि उनके क्लास में 2 और लोग आने वाले हैं, जिनकी ड्राइंग और डिस्प्ले बोर्ड में सभी को दिखाता है। पहली ड्राइंग तो बहुत ही बकवास थी, जो कि किसी और की नहीं बल्कि ते की थी, और जो दूसरी ड्राइंग थी जो कि बहुत ही अच्छी थी, ये नानी की थी। सभी लोग इन दोनों के लिए क्लैप मारते हैं और अगले सीन में हम इन सभी को देखते हैं, जो कि रेस्टोरेंट में आए हुए थे इन दोनों के आने की खुशी में सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन बाहर हम सीगुन और ते को देखते हैं, जो कि एक दूसरे को देख रहे थे। सीगुन यहाँ ते से कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हारा मकसद यहाँ पर आने का फैशन डिजाइनिंग के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ते उसे बताता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैं यहाँ पर तुम्हें जानने के लिए आया हूँ, और कहता है कि मैं जान चुका हूँ कि नानी कितनी खूबसूरत है। नानी की खूबसूरती देखने के लिए उसे गहराई से देखना पड़ता है। मैं 15 साल से उसके साथ में हूँ, लेकिन मैं इडियट था जो कि मैंने उसकी खूबसूरती नहीं पहचानी। और कहता है कि मुझे समझ नहीं आता कि तुमने 15 मिनट में नानी की खूबसूरती को कैसे पहचान लिया। ते की ये सारी बातें सुनकर सीगुन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें 15 साल लगे नानी की खूबसूरती पहचानने के लिए। कोई भी उसकी खूबसूरती सिर्फ एक ही सेकंड में पहचान जाएगा कि वो कितनी खूबसूरत है। ते को ये बात कुछ समझ नहीं आती और यहाँ से ये दोनों अंदर आते हैं। यहाँ पर इन दोनों के आने की खुशी में एक लड़की यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए टी बैग सोजू निकालती है। टी बैग सोजू को देखकर सीगुन को नानी की याद आती है,
ओ वाली नानी जो कि उसके लिए मीजू है। यहाँ पर वो मीजू का नाम भी लेता है। मीजू का नाम सुनकर यहाँ पर सभी लोग उसे पूछने लगते हैं कि क्या तुम मीजू को भी जानते हो। सभी लोग यहाँ पर मीजू की तारीफ करने लगते हैं कि वो तो बहुत ही खूबसूरत लड़की है। मीजू का जिक्र आते ही यहाँ पर नानी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसे पता है कि सीगुन के लिए वही मीजू है। यहाँ पर सभी लोग जब मीजू की खूबसूरती की तारीफ कर रहे होते हैं, सीगुन कंफ्यूज हो जाता है, पूछने लगता है कि क्या मीजू खूबसूरत है? मुझे तो नहीं लगता कि वो खूबसूरत है। यहाँ पर वो लड़की नानी की तरफ देखती है, उसे कहती है कि टी बैग सोजू तो तुमने इन्वेंट किया था ना? ते भी कहता है कि मैंने भी टी बैग सोजू के बारे में तुमसे ही सीखा था। मगर यहाँ सीगुन नानी की तरफ देखता है और कहता है कि लेकिन मुझे तो टी बैग सोजू के बारे में मीजू से पता चला था। सभी लोग यहाँ नानी की तरफ देख रहे होते हैं क्योंकि सभी लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं। मगर नानी यहाँ अचानक से उठती है और सबसे कहती है कि खुशी का मौका है तो मैं सभी के लिए सिंग करूंगी। ये कहकर अचानक से सिंग करने लगती है जो कि बहुत ही बकवास होता है। और वहाँ पर मौजूद सभी लोग नानी को देखकर हंसने लगते हैं, मगर सिर्फ सीगुन ही था जो कि नानी में मीजू को देख रहा था और उसे देखकर स्माइल कर रहा था। और यहाँ अगले सीन में हम नानी को देखते हैं जो कि उसी शॉपिंग मॉल में आई थी और वही ड्रेस खरीद रही थी जो कि सीगुन उसकी माँ के लिए खरीदना चाहता था। नानी यहाँ वो ड्रेस ले लेती है और जाने वाली होती है, मगर अचानक से वहाँ पर सीगुन आता है। सीगुन को यहाँ पर देखकर नानी उसे पूछती है कि मैंने तो तुमसे नहीं कहा था कि मैं यहाँ पर हूँ, तो तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? तो सीगुन से बताता है कि तुम्हारी रोज वाली परफ्यूम की वजह से मुझे पता चला कि तुम यहाँ पर हो। ये सुनकर नानी स्माइल करती है तो सीगुन से कहता है कि वैसे भी तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं कहीं से भी तुम्हें पहचान जाऊंगा। तो नानी उसे पूछती है कि क्या मैं तुम्हारी नजर में इतनी खूबसूरत हूँ? ये सुनकर सीगुन यहाँ नानी को मिरर के सामने लाता है, उसे कहता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुम कितनी खूबसूरत हो? मेरी नजर में तो तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की हो। ये बात सुनकर नानी थोड़ी सी मायूस हो जाती है और कहने लगती है कि काश मैं देख पाती कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। तो सीगुन उसे पूछता है कि क्या तुम्हें सच में दिखाई नहीं दे रहा कि तुम कितनी खूबसूरत हो? यहाँ से नानी को एक आइडिया आता है और वो सीगुन को लेकर एक ड्राइंग रूम में आती है, जहाँ पर वो सीगुन से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी ड्राइंग बनाओ, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी नजर में मैं कितनी खूबसूरत दिखती हूँ। सीगुन इसके लिए मान जाता है और यहाँ पर सीगुन नानी की ड्राइंग बनाने लगता है। थोड़ी देर बाद उसकी ड्राइंग खत्म हो जाती है और जब नानी को दिखाता है तो नानी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि ये ड्राइंग तो मीजू की थी। ये देखकर नानी और ज्यादा मायूस हो जाती है कि उसकी फ्रेंड को ही सीगुन पसंद करता है। यहाँ पर वो सारी बातें वो याद करने लगती है और इन सारी बातों को कनेक्ट करके वो समझ जाती है कि जिस लड़की से वो नामसन टावर पर मिला था वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी बेस्ट फ्रेंड मीजू ही है। सीगुन उससे पूछता है कि उसकी ड्राइंग कैसी है, लेकिन नानी उससे कुछ भी नहीं कहती, बस वहाँ से भागती हुई चली जाती है। सीगुन भी उसका पीछा करने लगता है, मगर नानी यहाँ एक जगह चुप जाती है और सीगुन वहाँ से चला जाता है। सीगुन के जाने के बाद यहाँ नानी दोबारा उस रूम में आती है और उस ड्राइंग को देखने लगती है और कहने लगती है कि तुम इतनी खूबसूरत हो कि कोई भी लड़का तुम्हें प्यार करेगा या फिर कोई भी लड़के से तुम प्यार कर सकती हो, लेकिन ये मेरा पहली बार है कि कोई लड़का मुझे पसंद कर रहा है और मुझसे प्यार कर रहा है, और तुम्हें ही क्यों होना चाहिए था। और पूछने लगती है कि मुझे अब मैं क्या करूँ इस बात का। ये कहकर वो यहाँ पर रोने लगती है। अगले सीन में हम नानी को देखते हैं जो कि स्कूल में होती है। यहाँ पर तय का मैसेज आता है नानी को, जो कि रिमाइंड कर रहा था कि आज उन्हें 5 बजे जॉब पर जाना होगा। इसी वक्त नानी को मीजू का कॉल आता है। नानी ये कॉल उठाती है तो मीजू से पूछती है कि वो आप कहाँ पर है, क्योंकि उसे उससे कुछ बात करनी है। नानी उसे बताती है कि वो स्कूल में है, तो मीजू भी कहती है कि वो भी स्कूल में है। तो नानी उसे पूछती है कि तुम स्कूल में क्या कर रही हो। तो मीजू से बताती है कि तुम्हें याद है मैं उस लड़के के बारे में बात कर रही थी जिससे मैं नामसन टावर पर मिली थी। मुझे पता चला है कि वो भी हमारे स्कूल में ही पढ़ता है, इसलिए मैं उससे मिलने के लिए यहाँ पर उसके कैंपस के बाहर आई हूँ। ये बात सुनकर नानी घबरा जाती है और जल्दी से कॉल कट कर देती है, उससे मिलने के लिए वहाँ से चली जाती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम यहाँ पर सीगुन को देखते हैं जो कि क्लास खत्म होने के बाद बाहर आ रहा था और उसने यहाँ पर मीजू को देख लिया था। वो मीजू से बात करने के लिए जाने वाला होता है, मगर यहाँ पीछे से नानी आती है और ये देख लेती है। नानी यहाँ पर फायर एक्सटेंशन लेती है और वहाँ पर छिड़क देती है, जिसकी वजह से हर तरफ यहाँ पर स्मोक फैल जाता है। सीगुन यहाँ पर कुछ देख नहीं पाता और अचानक से वो यहाँ पर नानी को देखता है, यानी कि अपने ड्रीम गर्ल मीजू को देखता है नानी में, और उसके पास जाता है। उसे पूछने लगता है कि कल तुम अचानक से कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल करने की कोशिश की लेकिन तुमने कॉल उठाया ही नहीं। नानी यहाँ सीगुन से कुछ भी नहीं कहती, बस उसका हाथ पकड़ती है और उसे वहाँ से ले जाने लगती है। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम तय और नानी को देखते हैं जो कि अपने काम पर आए हुए थे। नानी यहाँ अपने साथ सीगुन को भी लेकर आई थी, जो कि तय को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि वो दोनों यहाँ पर काम के लिए आए हुए थे। इसके बारे में जब वो नानी से पूछता है तो नानी उसे कहती है कि सीगुन को यहाँ पर लाने के उसके कुछ रीजंस थे। तय को यहाँ कुछ समझ नहीं आता। और दूसरी तरफ हम यहाँ सीगुन को देखते हैं जो कि अपनी वो ड्रेस वाली ड्राइंग को नानी के बैग में डाल देता है ताकि नानी उसे देख पाए और उसे पसंद आ जाए। काम खत्म होने के बाद तय अपनी बैग पैक कर रहा होता है जब अचानक से उसे मीजू का कॉल आता है। तो मीजू को कॉल उठाता है तो मीजू उसे बताती है कि नानी उसे बहुत ज्यादा गुस्सा होगी,
इसलिए नानी ने अचानक से उसका कॉल कट कर दिया। ते उसे बताता है कि नानी उसके साथ ही है। नानी और ते यहाँ अपना सामान गार्ड में डाल रहे होते हैं जब ते उससे पूछता है कि क्यों उसने मीजू का कॉल अचानक से कट कर दिया। तो नानी उसे बताती है कि उसके कुछ रीजन है इसके पीछे। नानी की ये बात सुनकर ते उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम ये बात आजकल बहुत ज्यादा कह रही हो, और उसे पूछता है कि क्या सच में तुम और सीगुन डेट कर रहे हो। नानी यहाँ ते को बताती है कि हाँ वो सीगुन डेट कर रहे हैं, लेकिन सीगुन मुझे डेट नहीं कर रहा है। ते को ये बात समझ नहीं आती तो नानी से बताती है कि हाँ ये बात सच है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं, लेकिन सीगुन को पता नहीं है कि वो मुझे डेट कर रहा है। ते को अभी भी कुछ भी बात समझ नहीं आ रही थी और यहाँ नानी को रियलाइज हो जाता है कि वो जो कर रही है वो गलत है, क्योंकि आप उसे पता चल चुका है कि सीगुन उसमें किस लड़की को देखता है और उसे अब ये सच्चाई सीगुन से कहनी चाहिए। ये सोचकर वो वहाँ से चली जाती है और ते अभी भी कंफ्यूज था। यहाँ नानी सीगुन से बात करने के लिए सीगुन के पास आती है, उसे पूछने लगती है कि क्या तुम मुझे इसलिए पसंद करते हो क्योंकि मैं खूबसूरत हूँ। तो सीगुन इसका जवाब हाँ में देता है, लेकिन ये बात नानी को बुरी लगती है। सीगुन उसे कहता है कि तुम भी तो ऐसे ही हो, तुम भी तो मुझे इसलिए पसंद करती हो क्योंकि मैं हैंडसम हूँ। तो नानी से पूछती है कि क्या होगा अगर एक दिन मैं खूबसूरत नहीं होंगी, क्या तुम तब मुझसे प्यार करना बंद कर दोगे। सीगुन की ये बात समझ नहीं आती तो सीगुन से पूछने लगता है कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम कल से ही अजीब बिहेव कर रही हो। लेकिन नानी यहाँ सीगुन से बात करना नहीं चाहती थी तो जाने वाली होती है, मगर सीगुन का हाथ पकड़ लेता है, उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। इसी बीच इन दोनों का पैर फिसल जाता है और ये दोनों भी पानी में नीचे गिर जाते हैं। नानी यहाँ स्विम करने की कोशिश कर रही होती है और इसी बीच से पता नहीं चलता है कि कब उसके हाथ से वो रिंग नीचे गिर गई। जैसे ही वो रिंग चली जाती है नानी अपनी रियल फॉर्म में आ जाती है और सीगुन उसे एक मोमेंट पर देख लेता है। नानी को ये बात रियलाइज हो जाती है और जल्दी से उस पानी में से निकल कर वहाँ से चली जाती है। नानी यहाँ एक जगह आकर चुप जाती है और सीगुन उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाता। सीगुन यहाँ पर वो मोमेंट याद करता है जब अचानक से उसे पानी में अपनी ड्रीम गर्ल की जगह कोई और दिखी थी, यानी कि नानी दिखी थी, जो कि उसके लिए मीजू है। और यहाँ दूसरी तरफ हम नानी को देखते हैं जिसे अब पता चल चुका है कि उसके पास वो रिंग नहीं है, तो सीगुन के सामने नहीं जा सकती, इसलिए वो वहीं पर छुपी रहती है। सीगुन यहाँ पर ते को देखता है तो ते के पास जाता है और नानी के बारे में पूछने लगता है। ते उसे बताता है कि मुझे लगा था कि नानी तुम्हारे साथ है। सीगुन को यहाँ पर परेशान देखकर ते उसे पूछता है कि क्या तुम दोनों के बीच में फाइट हुई है। तो सीगुन उसे बताने की कोशिश करता है कि किस तरह उसे पानी में कोई और ही लड़की दिखी। उसे लगने लगता है कि उसके आंखों में कुछ गड़बड़ हो चुकी है या फिर नानी में कुछ गड़बड़ है। ये बात सुनकर ते उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे पर पहले से ही शक था। पहले तुम कहते हो कि नानी कितनी खूबसूरत लड़की है, फिर तुम कहते हो कि तुम्हें नानी में कोई और ही दिखती है। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर सीगुन ते को कुछ समझा नहीं पाता तो ते उसे कहता है कि पहले हम नानी को ढूंढेंगे फिर इसके बारे में बात करेंगे। सीगुन इसके लिए मान जाता है और यहाँ से ये दोनों नानी को ढूंढने जाते हैं। ते यहाँ नानी को ढूंढ लेता है और यहाँ नानी भी ते के सामने आ जाती है। नानी यहाँ ते से पूछने लगती है कि क्या सीगुन चला गया, क्या अभी भी मुझे ढूंढ रहा है। सबसे पहले ते अपनी जैकेट निकालता है और नानी को पहनाता है क्योंकि नानी भीगी हुई थी, और पूछने लगता है कि आखिर तुम दोनों के बीच में हुआ क्या है। मैंने तुमसे कहा था ना कि वो लड़का डेंजरस है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। नानी यहाँ सीगुन का साइड लेने लगती है तो ते पूछता है कि क्या तुम अभी भी उसका साइड ले रही हो, तुम्हें पता भी है कि वो तुम्हारे बारे में क्या कह रहा था। और मुझसे कह रहा था कि तुम कोई और ही लग रही हो उसकी नजर में। ते की बात सुनकर नानी समझ जाती है कि पानी में सीगुन ने उसे देख लिया था। ते नानी को वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, मगर नानी मना कर देती है और कहती है कि सीगुन मुझे देख लेगा। ते को कुछ समझ नहीं आता। इसी वक्त ते को सीगुन का कॉल आता है। सीगुन का कॉल आता हुआ देखकर नानी ते से कहती है कि वो सीगुन से कहे कि वो जा चुकी है। ते हैरान होता है कि नानी उसे ये सब करने के लिए कह रही है, तो नानी उसे कहती है कि अगर तुम सीगुन से ये कहोगे तो मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगी। ते मान जाता है और बाहर आकर सीगुन से कहता है कि नानी जा चुकी है, मगर सीगुन इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। तो ते उसे कहता है कि नानी की तबीयत ठीक नहीं थी कल से, इसलिए वो घर जा चुकी है अकेले। अच्छा होगा कि तुम भी यहाँ से घर चले जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में आ जाऊंगा। सीगुन यहाँ ते से पूछता है कि क्या तुम सच कह रहे हो कि नानी जा चुकी है। तो ते कहता है कि क्या तुम्हें नानी पर बिलीव नहीं है। ये बात सुनकर सीगुन आखिरकार मान जाता है वहाँ से जाने के लिए और वहाँ से चला जाता है, जो कि नानी भी देख लेती है। सीगुन के जाने के बाद यहाँ पर हम ते को देखते हैं जो कि नानी के साथ बैठकर बात कर रहा होता है। नानी ते को सब कुछ बता देती है उस रिंग के बारे में। ये बात सुनकर ते बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और उसे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। तो नानी उसे कहती है कि यही वजह है कि सीगुन जैसा हैंडसम लड़का मुझ जैसी बसुए लड़की को पसंद करता है और मुझसे प्यार कर बैठा है। ते भी यहाँ सोचने लगता है और उसे याद आता है कि किस तरह सीगुन हमेशा नानी की तारीफ किया करता था। अब इसे भी आप थोड़ा थोड़ा इस बात पे यकीन आने लगता है। ते यहाँ नानी से पूछता है कि आप तुम क्या करोगे, और रिंग तो गुम हो चुकी है, और अगर वो रिंग तुम्हें मिल भी गई तो क्या तुम उस रिंग को पहनकर कोई और बनकर सारी जिंदगी सीगुन के साथ गुजारोगी। ते की ये सारी बातें सुनकर नानी उसे कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। अब जब मुझे पता चल चुका है कि ते मुझे किस लड़की की तरह देखता है तो मैं ये बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं करूंगी मेरे फ्रेंड के साथ, और वैसे भी मैं खुद ही सीगुन को सारा सच बताने वाली थी, लेकिन मैं एक आखिरी बार उस रिंग को पहनकर सीगुन को गुड बाय कहना चाहती हूँ। मैं सीगुन को बताना नहीं चाहती कि जिस लड़की को वो चाहता है वो इतनी बदसूरत है, इसीलिए मैं उससे ब्रेकअप करना चाहती हूँ वही रिंग पहनकर। नानी यहाँ तेय से रिक्वेस्ट करने लगती है कि उसकी हेल्प करे वो रिंग ढूंढने में, ताकि वो ये सब कुछ रोक पाए। तेय इसके लिए मान जाता है और यहाँ से बाहर हम सीगुन को देखते हैं जो कि वहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन अचानक से वो मीजू को देखता है जो कि कार में से वहाँ पर कहीं पर जा रही थी। ये देखकर वो शॉक हो जाता है। और दूसरी तरफ हम यहाँ तेय को देखते हैं जो कि उसी स्विमिंग पूल के पास ठहरा हुआ था जहाँ पर नानी की अंगूठी नीचे गिर गई थी। तेय यहाँ सोचने लगता है कि अगर मुझे वो रिंग मिल जाती है तो नानी उस रिंग को पहनकर सीगुन से ब्रेकअप कर लेगी, जो कि मैं चाहता हूँ। ये सोचकर उस पानी में छलांग लगाता है ताकि वो उस रिंग को ढूंढ पाए। दूसरी तरफ हम यहाँ पर मीजू को देखते हैं जो कि यहाँ पर नानी से मिलने के लिए आई थी, क्योंकि तेय ने उसे कहा था कि नानी यहाँ पर है और नानी से माफी मांगना चाहती थी, लेकिन नानी कॉल नहीं उठा रही थी तो वो जाने वाली होती है। लेकिन अचानक से उसके सामने सीगुन आता है। सीगुन को देखकर ये भी हैरान हो जाती है और ये कहने ही वाली होती है कि फाइनली तुम मुझे मिल गए, लेकिन उससे पहले वो अपना सेंटेंस कंप्लीट कर पाती। सीगुन उसे रूडली पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम मुझे अचानक ऐसे छोड़कर कैसे जा सकती हो। यहाँ पर सीगुन मीजू को नानी कहकर बुलाता है। मीजू ये देखकर कंफ्यूज हो जाती है। इसी वक्त यहाँ पर रियल वाली नानी भी आती है और इन दोनों को साथ में देख लेती है। सीगुन यहाँ नानी को मीजू कहकर बुलाता है जो कि मीजू देखकर कंफ्यूज हो जाती है। नानी यहाँ घबराते हुए वहाँ की लाइट बंद कर देती है और मीजू का हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर आती है। मीजू को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। मीजू यहाँ नानी से कहती है कि मैं तो यहाँ तुमसे मिलने के लिए आई थी ताकि मैं तुमसे माफी मांग पाऊँ, लेकिन यहाँ तो मुझे सीगुन मिल गया। और पूछती है कि सीगुन मुझे नानी कहकर क्यों बुला रहा है। नानी यहाँ बहुत ज्यादा घबरा जाती है और मीजू से कहती है कि तुमने मुझे एक बार कहा था ना कि तुम मेरे लिए कुछ भी करोगी। मीजू यहाँ कंफ्यूज हो जाती है तो नानी उसे कहती है कि क्या तुम नानी बनकर सीगुन के सामने जा पाओगी। मीजू को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था तो नानी उसे उस सारा सच बता देती है रिंग का। ये बात सुनकर मीजू भी शॉक हो जाती है कि नानी ने उसके साथ ऐसा सब कुछ किया है, लेकिन फिर भी उसे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसी भी कोई रिंग है जिसकी वजह से कोई और ही बन सकता है। नानी यहाँ मीजू से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है कि उसकी हेल्प करे और फाइनली मीजू मान जाती है, लेकिन एक ही शर्त पर। मीजू यहाँ नानी से कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन अगर मुझे भी सीगुन से प्यार हो जाता है तो मैं सीगुन को सारा सच बता दूंगी। ये बात सुनकर नानी मीजू से कहती है कि अगर ऐसा होता है तो मैं खुद सीगुन को सारा सच बता दूंगी। मीजू अब इसके लिए तैयार हो चुकी थी। मीजू यहाँ नानी से पूछती है कि आखिर तुम दोनों किस लेवल तक पहुंचे हो। नानी को समझ नहीं पाती तो मीजू से कहती है कि अगर मैं सीगुन के सामने जाऊंगी उसकी गर्लफ्रेंड बनकर, इसका मतलब ये है कि मैं उसे किस कर पाऊंगी या फिर मैं उसके साथ सो भी पाऊंगी, है ना। ये बात सुनकर नानी थोड़ी सी मायूस हो जाती है। और दूसरी तरफ हम यहाँ पर सीगुन को देखते हैं जो कि नानी को ढूंढ रहा होता है। मीजू यहाँ पर नानी बनकर सीगुन के सामने आती है और ऐसा प्रिटेंड करती है कि वही उसकी गर्लफ्रेंड है। सीगुन जब उसे पूछता है कि वो अचानक से कहाँ गायब हो जाती है और वो घर पर चली गई थी तो वापस कैसे यहाँ पर आ गई, तो मीजू से कहती है कि हाँ वो घर चली गई थी लेकिन कुछ काम की वजह से वो वापस यहाँ पर आ गई उससे मिलने के लिए। मीजू यहाँ सीगुन को अपने बातों में फंसाकर उसे वहाँ से ले जाती है जो कि नानी भी देख लेती है। इसी वक्त यहाँ पर तेय भी आता है। तेय यहाँ पर पूरी तरीके से भीगा हुआ था। नानी ये देख लेती है। तेय यहाँ नानी को बताता है कि उसने ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन उसे वो रिंग नहीं मिली। उसने यहाँ के ओनर से बात कर ली है और उन्होंने कहा है कि वो उस रिंग को ढूंढ कर दे देंगे। नानी यहाँ पर देखती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसके लिए बहुत कोशिश की है, इसलिए उसे थैंक यू भी कहती है और सॉरी भी कहती है उसे ये सब कुछ छुपाने के लिए, मगर तेय उसे कुछ भी नहीं कहता, बस उसे गले लगाता है और नानी यहाँ पर रोने लगती है।